ये है स्ट्रेट ऑफ मलाका, 40 मील की छोटी सी जगह जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक या चोक हो जाए तो दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमीज बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। ये पतली सी जगह 21वीं सदी का सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मलेशिया, सिंगापुर और नॉर्दर्न सुमात्रा के दरमियान वाक़या ये पॉइंट दरअसल इंडियन और पैसिफिक ओशन को आपस में मिलाता है। ये स्ट्रेट हमारी पूरी दुनिया के समुद्रों में सबसे बिजी हिस्सा है और पूरी दुनिया का 40% ट्रेड इसी हिस्से से गुजरकर होता है। यहाँ से रोजाना 300 से ज्यादा समुद्री जहाज गुजरते हैं जिन पे 15 मिलियन के करीब ऑयल बैरल्स और पूरी दुनिया की तकरीबन 40% LNG गैस होती है। चाइना की तकरीबन 70% और जापान की 40% सी ट्रेड इसी रास्ते से होती है और यहीं से इनके समुद्री जहाज गुजरकर यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका जाते हैं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्ट करने वाला मुल्क है और अपने 75% तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसमें से तकरीबन 60% तेल इस पर्शियन गल्फ में वाक़या कंट्री से इंपोर्ट होता है। यहाँ पर दुनिया का एक और चोक पॉइंट है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और डेंजरस पॉइंट है। सारा तेल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर इंडिया को क्रॉस करके इस 40 मील के चोक पॉइंट को क्रॉस करके फाइनली साउथ चाइना सी में आता है और फिर वहाँ से आखिरकार चाइना में पहुँच जाता है। ये इतना लंबा और मुश्किल रूट ही असल में चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। इसकी वजह यह है कि किसी भी जंग की सूरत में अमेरिकन या इंडियन नेवी ये चोक पॉइंट्स ब्लॉक कर दे तो दुनिया की अपकमिंग सुपर पावर चाइना इकोनॉमिकली और सोशली बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाएगी। लेकिन चाइना की मुश्किलें सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। ये है साउथ चाइना सी, सारी दुनिया के समंदरों में सबसे इम्पोर्टेंट और डेंजरस समंदर जहाँ से वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर हो सकती है। लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने के लिए पहले चाइना की ज्योग्राफियाई हकीकत समझते हैं। चाइना के पास 14,000 किलोमीटर लंबी दुनिया की 10वीं बड़ी कोस्ट लाइन है जो पैसिफिक ओशन को टच करती है। चाइना की आधी से ज्यादा आबादी इन्हीं साहिली इलाकों में रहती है। चाइना के सारे समुद्री जहाज यहीं से चलते हैं, लेकिन इन सारे रास्तों में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जैसे कि जापान, रियोको आइलैंड, ताइवान, फिलीपींस और ब्रुनेई वगैरह, जिनकी वजह से ऐसे चोक पॉइंट्स बने हुए हैं। चाइना की बदकिस्मती ये है कि ये सारे आइलैंड्स अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हैं, ये उसके दोस्त हैं। तो चाइना के सारे समुद्री जहाज असल में उन चोक पॉइंट्स से गुजरकर बाकी दुनिया में जाते हैं जो उसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के कंट्रोल में हैं। और दूसरी तरफ ये 4 कंट्रीज साउथ चाइना सी के मुख्तलिफ हिस्सों को क्लेम करते हैं। वियतनाम इतने हिस्से को अपना मानता है, फिलीपींस इतने हिस्से को क्लेम करता है, मलेशिया इतने हिस्से को और ब्रुनेई इतने हिस्से को क्लेम करता है। लेकिन ये सारे देश उस एक कंट्री के खिलाफ इकट्ठे हैं जो पूरे साउथ सी को अपना मानता है और वो है चाइना। चाइना के इसी क्लेम की वजह से न सिर्फ ये सारे कंट्रीज बल्कि अमेरिका भी चाइना की जबरदस्त मुखालिफत करता है। इस समुंदर पर चाइना का कंट्रोल मानने का मतलब है कि सारी दुनिया के समुद्री जहाज सिर्फ चाइना की इजाजत से यहाँ पर आ जा सकेंगे और जाहिर है कि अमेरिका इसकी भी किसी सूरत इजाजत नहीं देगा। लेकिन ये वीडियो अभी और इंटरेस्टिंग होने लगी है क्योंकि चाइना को अपोज करने में अमेरिका अकेला नहीं है। जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ एक सिक्योरिटी अलायंस किया हुआ है जिसे क्वाड कहते हैं। इस क्वाड के अकॉर्डिंग चाइना की तरफ से किसी भी हमले की सूरत में ये चारों कंट्रीज मिलके एक दूसरे को डिफेंड करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स से चाइना ताइवान पर अटैक करता है या फिर स्ट्रेट ऑफ मलाका में अमेरिकन नेवी पर हमला करता है तो इन सारे कंट्रीज की नेवी मिलकर चाइना पर अटैक कर सकती है और इस सूरत में सिर्फ यही 4 नहीं बल्कि साउथ सी में मौजूद ये आइलैंड्स भी इस जंग में शामिल हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा चांस है कि एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। अब दूसरी तरफ चाइना भी हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं हुआ और वो बहुत एग्रेसिवली इन सारे आइलैंड्स पर अपनी बेसिस बनाना चाहता है ताकि किसी भी जंग की सूरत में चाइना की इंपोर्ट और ट्रेड रूट्स खुले रहें। इसके साथ साथ चाइना अपनी नेवी के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली चाइना ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है जिसका नाम है फुजियान। फुजियान चाइना का लेटेस्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो चाइना के पिछले तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर से तकरीबन 40% बड़ा है। और सबसे खास बात यह है कि ये पहला मिलिट्री समुद्री जहाज है जो 100% चाइना में ही बना है, जिसका मतलब है कि चाइना की मिलिट्री वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग अब एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। अगर किसी भी मुल्क की नेवल ताकत चेक करनी हो तो ये देखा जाता है कि उसके मुल्क की नेवी कौन सी कैटेगरी में शुमार होती है, ब्लू वाटर्स नेवी, ग्रीन वाटर्स नेवी या फिर ब्राउन वाटर नेवी। ब्लू वाटर्स नेवी को सबसे ताकतवर नेवी समझा जाता है और दुनिया के चंद ही कंट्रीज इस कैटेगरी में शुमार होते हैं और चाइना उनमें से एक है। इस नेवी की ऑपरेशनल रेंज अनलिमिटेड होती है, मतलब खुले समंदर से लेकर दुश्मन मुल्क के साहिलों तक
ये नेवी हर चीज को टारगेट कर सकती है। और ये सब तो अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि बीजिंग बहुत तेजी से अपनी नेवल कुव्वत को बढ़ा रहा है और जो उसकी रफ्तार है उसके हिसाब से तो 2030 में चाइना के पास 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे और तकरीबन 1 लाख ट्रेंड मरीन सोल्जर्स की आर्मी भी बन चुकी होगी। दूसरी ही तरफ मलाक्का स्ट्रेट पर से डिपेंडेंस कम करने के लिए चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे भी काम कर रहा है। हजारों साल से चाइना और पूरे यूरोप में ट्रेड इन्हीं पहाड़ों, सहराओं और रास्तों से गुजरकर होती थी, जिसे सिल्क रोड कहा जाता है। इसी रास्ते के जरिए पुरानी चाइनीज इन्वेंशंस जैसे कि पेपर और गन पाउडर चाइना से वेस्ट में पहुंची और इसी रास्ते को चाइना अब दोबारा इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान चाइना का सबसे पुराना दोस्त इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे बड़ा रेसिपिएंट है। सी पैक और गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट सब इसी प्लान का हिस्सा है, ताकि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरने के बजाय चाइना को पाकिस्तान के जरिए एक सेफ और छोटा रूट मिल जाए। और फिर गवादर का पोर्ट नेचुरली एक डीप सी पोर्ट भी है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाली चाइनीज नेवी के लिए भी एक जबरदस्त स्टॉपिंग पॉइंट बन सकता है। इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइनीज और पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे काराकोरम हाईवे बनाई, जिसका मकसद था मेनलैंड चाइना को गवादर पोर्ट के ट्रेड रूट से कनेक्ट करना। लेकिन पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में सी पैक और गवादर पोर्ट का काम बहुत हद तक खटाई में पड़ चुका है और इसीलिए फिलहाल अगले चंद सालों तक तो चाइना के पास स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का कोई ऑल्टरनेटिव नजर नहीं आता। हाँ, पर यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है चाइना और रशिया की कोऑपरेशन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रशिया को एक बहुत जबरदस्त एडवांटेज मिलने वाला है और उसका फायदा चाइना को भी होगा। इस पे मैं बहुत जल्द एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ। खैर, इस वक्त चाइना की सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जैसे जापान की 1940 में थी। अगर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में अमेरिकन नेवी ये स्ट्रेट ब्लॉक कर देती है तो ऑयल इंपोर्ट किए बगैर चाइनीज इकोनॉमी सिर्फ 90 दिन तक चल सकेगी। इसका मतलब ये होगा कि उसके बाद चाइना के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होंगी, या तो वो अमेरिका की डिमांड्स मान ले या फिर अमेरिकन नेवी पे पूरी ताकत के साथ हमला कर दे। और ये बिल्कुल जापान वाली सूरत हाल इसलिए है क्योंकि 1940 में जापान को 80% तेल अमेरिका सप्लाई करता था और जब उसने जापान पर एम्बार्गो लगाया तो जापान के पास भी सिर्फ यही 2 ऑप्शंस बची थी कि या तो वो अमेरिका की बात मान ले या फिर उस पे हमला कर दे। जापान ने दूसरी ऑप्शन चूज की, मगर उसका नतीजा बहुत ही भयानक निकला। इस हमले का खात्मा उन 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे हुआ जिन्होंने इंसानी तारीख ही बदल डाली। लाखों लोग चंद सेकंड्स में ही खत्म हो गए और कितने सालों तक आने वाली नस्लों को उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साइड इफेक्ट्स बर्दाश्त करना पड़े। एक बात हमेशा याद रखें कि जंग को हमारे यहाँ बहुत ग्लैमराइज किया जाता है, मगर कभी जाके देखिए अफगानिस्तान में, सीरिया में, इराक में, यकीन मानिए वॉर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। यूरोप ने यही बात 2 करोड़ लोग कुर्बान करके सीखी थी। उम्मीद तो यही है कि दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स अब तक ये सबक सीख चुकी होंगी, क्योंकि आजकल के न्यूक्लियर वेपन्स के जमाने में जंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही और इंसानी नस्ल का खात्मा है। जो लोग बच भी गए उनकी जिंदगी मुर्दों से भी बदतर होगी।